नमस्कार, स्वागत है साहित्यिक झरोका चैनल पर। आज हम करेंगे मानव व मानवेतर भाषा में अंतर। देखिए, इसमें सबसे पहले आप बताएंगे कि भाषा क्या है। ये वीडियो मैं पहले भी डाल चुकी हूं, तो आप वहां से देखकर इसमें उसको जोड़ सकते हैं, इसकी भूमिका बना सकते हैं। आज हम केवल इस विषय पर बात करेंगे कि मानव भाषा और मानवेतर भाषा में क्या अंतर है। देखिए, यहाँ पर अगर बात करें मानव भाषा से अभिप्राय क्या है, विचारों और भावों की अभिव्यक्ति के लिए प्रयुक्त जो सार्थक ध्वनियां होती है वो मानव भाषा है। यानी वो ध्वनियां सार्थक यानी अर्थ के सहित है। मानवेतर भाषा से अभिप्राय क्या है, पशु पक्षियों व जीव जंतुओं की जो भाषा है वो उनके लिए तो सार्थक है, परंतु हम उनको नहीं समझ पाते या केवल वो जीव जंतु ही उसको समझ पाते हैं। वो किस प्रकार के अर्थ प्रकट करती है, ये अभी अध्ययन का विषय है। तो यहाँ पर मानवेतर भाषा में वो भाषा आती है जो पशु पक्षी जीव जंतु जो ध्वनियां उत्पन्न करते हैं, वो मानवेतर यानी मानवता से परे के जो भी पशु पक्षी जीव जंतु कीड़े मकोड़े जिस भाषा का प्रयोग करते हैं, जिन ध्वनियों का प्रयोग करते हैं, वो मानवेतर भाषा कहलाती है। यहाँ पर अगर तथ्यपरक बातें करें, वैसे तो देखिए हम सब ये जानते हैं कि जो मानव की भाषा है वो सार्थक ध्वनियां है। इसकी एक विशेष वैज्ञानिक आधार पर वर्ण व्यवस्था होती है, चाहे वो कोई भी भाषा है, चाहे वो हिंदी है, अंग्रेजी है, फ्रेंच है, रशियन है, या हमारी जो स्थानीय या भारतीय भाषाएं हैं, जिनमें अगर हम पंजाबी है, गुजराती, तमिल, तेलुगु, कन्नड़ जो भी भाषाएं हैं, सबकी एक अलग व्याकरणिक व्यवस्था होती है जिसके आधार पर उनका प्रयोग किया जाता है। और जीव जंतुओं की ऐसी कोई व्यवस्था नहीं है। मानव अपनी मस्तिष्क से नए शब्दों का, नए वाक्यों का निर्माण कर सकता है, सृजन कर सकता है, जबकि जो पशु पक्षी हैं उनके पास ये शक्ति नहीं होती। तो हम यहाँ पर तथ्यपरक बातें करेंगे जो विद्वानों के विचार हैं। देखिए, सबसे पहले हॉकिट का नाम हम लेंगे। पाश्चात्य विचारक जो हॉकिट है, 1960 ईस्वी में उन्होंने एक लेख लिखा था। लेख का नाम क्या था? द ओरिजिन ऑफ स्पीच। इस लेख में उन्होंने 13 भेद माने थे मानव भाषा और मानवेतर भाषा में। इन भेदों का सार बाद में जो वैज्ञानिक हुए या जिन्होंने अपने विचारों की अभिव्यक्ति अपने पुस्तक के माध्यम से की, उसमें इन 13 भेदों को ना मानकर कुछ सीमित भेद मान लिए गए, यानी उनको भी अगर देखें तो संक्षिप्त रूप में प्रस्तुत किया गया। उसमें सबसे पहला नाम आता है चाम्स्की का। चाम्स्की ने 1966 में अपनी एक पुस्तक निकाली थी। इस पुस्तक में उन्होंने भाषा को सृजनात्मकता एक पक्ष रखा कि मानव भाषा और मानवेतर भाषा में अगर हमें अंतर ढूंढना है तो वो क्या है, सृजनात्मकता का अंतर है। और सृजनात्मकता के उन्होंने 3 भेद माने। पहला माना उन्होंने असीमितता। देखिए, जो मानव भाषा है वो क्या है, असीमित है, जबकि जो मानवेतर भाषा है वो कैसी है, वो सीमित है। क्योंकि मानव के पास जो ध्वनियां हैं वो सार्थक है। उन ध्वनियों से शब्दों का निर्माण होता है, शब्दों से वाक्यों की रचना होती है। वाक्य किसी भी भाव या संप्रेषण के लिए हम प्रयोग करते हैं। तो जो मानव भाषा है वो क्या है, असीमित है, जबकि मानवेतर भाषा क्या है, वो सीमित है। तो यहाँ पर आप भेद लिख सकते हैं कि मानव भाषा असीमित है, जबकि जो मानवेतर भाषा है वो क्या है, वो सीमित है। इसके साथ साथ ये केवल शब्दों का ही अंतर नहीं, बल्कि समय का भी यहाँ पर असीमितता आ जाती है। समय की अगर हम बात करें तो जैसे मानव अपने भविष्य के बारे में भी वर्णन कर सकता है कि भविष्य में मैं ये काम करूँगा, कल मैं जाऊँगा, आऊँगा, या आगे की योजना बनाकर वो शब्दों के माध्यम से उसको अभिव्यक्त कर सकता है। लेकिन अन्य जो मानवेतर प्राणी है उनमें ये जो भाव है या जो ये प्रक्रिया है वो नहीं होती। इसके साथ साथ मानव अपने भूतकाल और वर्तमान समय को भी शब्दों के माध्यम से अभिव्यक्त कर सकता है, लेकिन मानवेतर प्राणियों में ये क्षमता नहीं होती। उसके बाद है उद्दीपन अनुक्रिया। देखिए, उद्दीपन का मतलब जगाना, जगाने पर प्रतिक्रिया देना। जैसे अगर कोई पक्षी डाल पर बैठा है और उस पर अगर हम पत्थर फेंकेंगे तो वो पत्थर के फेंकने से वो उड़ जाएगा, या अगर कोई कुत्ता कहीं बैठा है उसको हम बुलाएंगे तो वो भौंकने लगेगा। तो यहाँ पर क्या है कि कोई ना कोई उनको उद्दीपन चाहिए और उसकी वो प्रतिक्रिया स्वरूप प्रतिक्रिया देते हैं, उसके परिणाम स्वरूप। जबकि यहाँ पर प्रतिक्रिया होती है, यानी मानवेतर प्राणियों में उद्दीपन अनुक्रिया होती है, जबकि मानव में ये नहीं होती। वो उसके स्वभाव पर निर्भर करता है कि वो इसका उत्तर देगा या नहीं देगा।
मानव बिना किसी उद्दीपन अनुक्रिया के भी अपना कार्य या अपना व्यवहार या अपने भावों की अभिव्यक्ति कर सकता है। उसके बाद क्या है, संदर्भ उपयुक्तता। संदर्भ यानी कोई विशेष विषय। जैसे अगर हम मानव की बात करें तो जो भी मानव है वो जो भी बात करते हैं वो विशेष विषय से जुड़ी होती है, यानी उसमें कुछ ना कुछ खास बात होती है या वो उसके विषय में ही बात कर रहा है। जैसे हम ये कहें कि पीने के लिए पानी चाहिए, तो वहां पर पानी ही मिलेगा हमें पीने के लिए, लेकिन इसी पानी को जब हम किसी प्रभु पर समर्पित करते हैं या भगवान शिव पर जब अर्पित करते हैं तो पानी का हम जल के रूप में, कि हम जल पर अर्पित कर रहे हैं, वहां हम पानी अर्पित नहीं कर रहे। वो निर्भर करता है कि किस संदर्भ में हम अपनी बात कह रहे हैं, तो वहां पर हम शब्दों का और वाक्यों का परिवर्तन कर लेते हैं। जबकि जो मानवेतर प्राणी है इनमें ये खासियत या ये विशेषता नहीं होती। तो ये बातें आपको ध्यान में रखनी है कि सृजनात्मकता यानी कुछ नया उत्पन्न करना, कुछ सृजन करना, ये चामस्की ने बताया 1966 में। और सृजनात्मकता के इन्होंने 3 भेद माने या 3 प्रकार से इन्होंने सृजनात्मकता की अभिव्यक्ति की है। उसके बाद बात करें मैकनेल। मैकनेल ने 1970 ईस्वी में एक पुस्तक प्रकाशित करी थी, द इक्वेशंस ऑफ लैंग्वेज। इसमें उन्होंने इसके जो भेद माने वो 2 भेद माने, किसके, मानव और मानवेतर भाषा के। एक तो क्या है, संरचनात्मकता। वही संरचनात्मकता से मतलब क्या है, संयोजन करना। संयोजन से तात्पर्य जैसे हम सबसे पहले वर्ण लेते हैं या स्वन लेते हैं, स्वन से हम वर्ण की अभिव्यक्ति, वर्ण से क्या बनता है, शब्द बनता है, शब्द से हम वाक्य बनाते हैं, और वो वाक्य क्या होते हैं, जो एक किसी विशेष विषय से जुड़े होते हैं। यानी हम यहाँ पर संयोजन करते हैं, उनको जोड़ते हैं। जो हम शब्द प्रयोग कर रहे हैं वो किसी विशेष बात से, किसी विशेष तथ्य से या किसी विशेष संदर्भ से जुड़े होते हैं। वहां पर हमें पता होता है कि किस प्रकार से हमें शब्दों का प्रयोग करना है, किस प्रकार से उसके लिए उपयुक्त वर्ण हमें चुनने हैं। ये जो संयोजन है ये किसी भी भाषा में इस प्रक्रिया को किया जा सकता है, जबकि जो मानवेतर प्राणी है उसमें ये प्रक्रिया नहीं कार्य करती है, ये गुण नहीं होता। उसके बाद है प्रकार्यात्मकता। यहाँ पर प्रकार्यात्मकता से मतलब क्या है कि प्रतिक्रिया देना, किस पे, परिस्थिति में, जैसे वस्तुओं के बारे में, भावों के बारे में या परकथन की अभिव्यक्ति। यानी मान लीजिए जैसे हम जो भी हमारे आसपास वस्तुएं हैं उसका हम वर्णन कर सकते हैं, अपनी भावों पर हम प्रतिक्रिया दे सकते हैं, किसी की कही हुई बात पर हम अपनी प्रतिक्रिया दे सकते हैं, लेकिन जो मानवेतर प्राणी है उसमें ये गुण नहीं होता। तो मैकनेल ने 2 प्रकार से मानव भाषा और मानवेतर भाषा को विभाजित किया है, या 2 गुण माने हैं। संरचनात्मकता यानी संयोजन की क्षमता, ये मानवों में होती है जबकि मानवेतर प्राणियों में नहीं होती। और प्रकार्यात्मकता, जिसमें चाहे वो वस्तु है, भाव है या परकथन है, उसकी अभिव्यक्ति करने का जो गुण है वो किस में होता है, मानव में होता है, जबकि मानवेतर जो प्राणी है उनमें ये गुण नहीं होता। तो ये आपको भेद ध्यान में रखना है। वैसे ये एक स्वाभाविक सा प्रश्न है, अगर आप स्वयं भी इस पर विचार करेंगे तो आप देखेंगे कि मानव में जो गुण है या मानव की भाषा में जो गुण है वो पशु पक्षियों या जीव जंतुओं की भाषा में नहीं होते। ये बात अलग है कि मानव जब उनको समझाने की कोशिश करता है या उनको ट्रेनिंग, एक विशेष ट्रेनिंग दी जाती है, तो वो भी हमारे भावों को समझते हैं, हम भी उनके भावों को समझते हैं, लेकिन उसके लिए जो भाषा प्रयोग रहती है वो भाषा, हम तो अपनी भाषा के माध्यम से या वर्णों या शब्दों के माध्यम से अभिव्यक्त कर सकते हैं, लेकिन जो जानवर है या जीव जंतु है या पशु पक्षी हैं वो केवल उसकी प्रतिक्रिया दे सकते हैं, उनकी कोई विशेष भाषा नहीं है जो वर्ण व्यवस्था पर आधारित हो। तो ये इन दोनों के बीच में अंतर है जिसके माध्यम से हम इनका विभाजन कर सकते हैं। तो उम्मीद करती हूँ कि प्रश्न आपको समझ में आया होगा और आपके लिए उपयोगी होगा, ऐसी मुझे आशा है। कमेंट करके ज़रूर बताएं। बहुत बहुत धन्यवाद। इसी तरह चैनल से जुड़े रहें।